उत्तराखंड तो शराब के लिए इतना फेमस हो चुका है कि बोला जाता है कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त और शाम होते ही ठेका और ये सब भीड़ पीना। और जबकि बिहार एक जो है बिल्कुल शराब मुक्त प्रदेश है और वहाँ पे अभी भाजपा बल्कि लौट के भी आई है। तो क्या कुछ ऐसी संभावना हम अपने स्टेट में नहीं देखते? अभी आप ऋषिकेश में ही देख लीजिए, ठेके के सामने आपराधिक गतिविधि हुई तो उसकी शिफ्टिंग की या उसको बंद करने की भी लगातार मांग उठ रही थी। तो ऐसी बातें, ऐसी वारदातें, ऐसी चीजें होती रहती होंगी, इन्हें कैसे देखते हैं, कैसे संभालते हैं? ढालवाला इसकी बात है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारी चीज़ें लगाई गई कि ये कौन सी लैंड पर है, क्या है, उसके कागज़ नहीं है। बाकी वो सब चीज़ें तो प्रशासन का काम था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा है, उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी डील किया है। मैम, क्या कभी कोई महिला भी आपके पास आई, मेरा मोहल्ला, घर, पड़ोस, पति शराब पी के परेशान करता है, मैडम अब आप आ गए हो, आप देख लो प्लीज? परसों एक केस, कल पकड़ा एक केस पकड़ा, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पूरा गाड़ी के नीचे केबिन बनाकर, दरवाजों में केबिन बनाकर, सोक्स के अंदर शराब छुपा के लाए। 25 पेटियां लगभग शराब पकड़ी है। वो गाड़ी बिल्कुल प्राइवेट गाड़ी है, आप नहीं उनको पकड़ सकते, रोक कर नहीं पकड़ सकते। तो वो सूचना थी हम लोग के पास, तो हमने कैसे उनको रोका। तो बहुत मुश्किल है। चैलेंजिंग तो है ही, कहीं ना कहीं जान का खतरा और ये सब भी लगता है। बिल्कुल जान का खतरा लगता है। और उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाएं हमेशा शराब के खिलाफ रहती हैं। हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं महिलाएं आंदोलन कर देती हैं और ऐसे में एक महिला को ही आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी, एक तरफ सरकार का प्रेशर कहिए या जिम्मेदारी कहिए कि आपको राजस्व को हर साल बढ़ाना है, और एक तरफ महिलाओं का प्रेशर कहिए कि वो ठेकों या शराब की दुकानों को चलने से मना कर देती है। कैसे देख? अक्सर यहाँ पे ओवर रेटिंग की बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं, तो उस पर कैसे नजर रखते हैं हम? लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त भी हैं। ओवर रेटिंग को लेकर हम काफ़ी सख्त हैं। हमने बहुत सारे नोटिसेस जनरेट करके लोगों को दिए हैं। इस बार जो भर्ती हुई है, इस बार जितने हमारे महिला जितने आरक्षी आए हैं, मतलब सिपाही आए, वो 93% महिलाएं हैं। उत्तराखंड की लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सशक्त बन रही है, एग्ज़ाम भी क्रैक कर रही हैं। एग्ज़ाम क्रैक करेंगी तो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें अव्वल आएंगे तो विभाग भी मिलेगा। तो महिलाओं को इतना ये हमारा ये भी दर्शाता है कि हमारी परीक्षाएं कितनी ट्रांसपेरेंट है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो आज हम हैं उत्तराखंड की एक ऐसी नौनी कहें या बुआरी कहें, एक ऐसी महिला अफसर के साथ जिन्हें उत्तराखंड की पहली आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है। मैडम चाहे इससे पहले डीएम रही हो तो भी उन्होंने कई सारे नए काम उस दौरान बागेश्वर में कराए, जिनकी काफी सराहना रही। और अभी ग्राम्य विकास विभाग के साथ में अपर सचिव भी हैं, उसमें भी महिलाओं के लिए काफी सारे नए अवसर दिए जा रहे हैं। और फिलहाल जिस पे सबकी नजर है, जो पद है अहम, जो पहली महिला आबकारी आयुक्त मैम बनी है, खास करके उसी मुद्दे पे आज हम बातचीत करने आए हैं। और आबकारी आयुक्त भाई ऐसा पद है जो सीधे सीधे जनता की सुरक्षा, सरकारी राजस्व से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही तरह के प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, एक तरफ जनता का प्रेशर, दूसरी तरफ सरकार को उसका राजस्व दिलवाना। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नलिनी, एंड थैंक यू सो मच इस अवसर के लिए। तो शुरुआत करते हैं मैम। वैसे तो सभी जानते हैं आपकी कहानी कि कितने स्ट्रगल से आपने जो है इस पद तक आप पहुंची हैं, बचपन से। फिर भी वहीं से शुरू करेंगे, ट्यूशन पढ़ाना, पापा का कंधा बनना और फिर इस तरह से तैयारी करना, सब कुछ। तो कितना आज कैसा लगता है आपको, और उस समय कैसा महसूस होता था, कितना स्ट्रगल था उस टाइम? देखिए, उस टाइम अगर बात करें 2013 में मैंने जब पहली बार सिविल सर्विसेज क्रैक किया था, आईआरएस मुझे मिला था, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच थोड़ी अलग थी। अगर मैं बात करती हूँ हरिद्वार की, जहाँ से मैं आती हूँ, तो इंजीनियरिंग कराने के लिए या उससे पहले अगर नवोदय में भी एडमिशन हुआ तो माँ बाप तैयार नहीं होते थे बहुत बच्चियों के, और माँ बाप से ज़्यादा समाज का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी माँ बाप को दबाया जाता था समाज में। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाने से रोका गया था। पर मेरी मदर साथ में थी, उन्होंने स्टैंड लिया, पापा ने स्टैंड लिया कि नहीं हम तो पढ़ाएँगे। तो वो सब चुनौतियाँ, वो सामाजिक चुनौती थी, आर्थिक चुनौतियाँ भी आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से हम लोग सशक्त नहीं थे उस टाइम पर। तो वो सब का सामना करना पड़ा। बस यही कहूँगी कि स्ट्रगल था, संघर्ष तो था काफ़ी, लेकिन उस संघर्ष का सामना करने में बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता भी अधूरी लगती है।
बिल्कुल, संघर्ष को जो पार कर जाए वही जो है महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो जैसे अभी आप पे ग्राम्य विकास विभाग की अपर सचिव भी आप हैं, तो मैम क्या कुछ नया हो रहा है महिलाओं को उसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए? ग्राम्य विकास विभाग एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ये सीधे जनता से, जो लास्ट माइल, जो अंतिम छोर पर बैठे हुए हमारे व्यक्ति हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको सारी सुविधाएँ, उनकी मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने का एक ज़रिया ग्राम्य विकास विभाग बनता है। चाहे केंद्र सरकार की हमारी बहुत अच्छी योजनाएँ हों, राज्य सरकार की योजनाएँ हों, उन सभी को सीधे तौर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग की होती है। चाहे वो मनरेगा हो, जिसमें रोजगार को सुदृढ़ किया जाता है, चाहे पीएमएवाई हो, आवास जिसमें लोगों को दिया जाता है। इसके बाद हम लखपति दीदी की योजना जो हमारी चली है, जिसमें महिला एनआरएलएम जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें महिलाओं के समूह बनाकर उनको उनकी आर्थिकी को विकसित किया जाता है। तो उत्तराखंड में हम देखते हैं पहाड़ में बहुत सारी महिलाएं इतनी काबिल हैं, इतनी ज़्यादा जुझारू हैं, और उनका जुझारूपन देख के लगता है कि कहीं न कहीं अगर इनको थोड़ा-सा भी स्कीम का लाभ दे दें, थोड़ा इनको ट्रेनिंग दे दें, थोड़ा इनको मोल्ड कर दें, तो ये वंडर कर सकती हैं। तो उसी को आधार बनाकर हम जो योजनाएँ चलती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अगर धरातल पर उतार दें, तो सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ भाग्यशाली अपने आप को कि हाँ, 1 महिला, 2 महिला, और ऐसे तो हम लोगों का जो टारगेट है कि इस बार हमें 1.5 लाख लखपति दीदी बनानी और है। तो उनको अगर हम बना पाते हैं, तो कहीं न कहीं एक अंश मात्र योगदान हमारा भी होता है कि हमने इनिशिएटिव लिया, तो वो सैटिस्फैक्शन काफ़ी ग्राम्य विकास विभाग में मिलता है। साथ ही जितनी भी नए-नए योजनाएँ उनके लिए बनाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना हो, तो उनमें जो भी थोड़ा इनपुट हम लोग का रहता है, तो वो विभाग मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि हम लोगों के लिए सीधे तौर पर काम करते हैं उसमें ना, सीधे जहाँ जिस परिवेश से निकल कर आई हूँ, उस परिवेश को सुधारने का, उस परिवेश में लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने का अवसर एक ग्राम्य विकास विभाग देता है। अब आ जाते हैं मैम के आबकारी आयुक्त वाले पद पे। दरअसल सभी को पता है कि उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ है, इसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आंदोलन है, सब कुछ महिलाएं इसमें रही है। और उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाएं हमेशा शराब के खिलाफ रहती हैं। हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं महिलाएं आंदोलन कर देती हैं, और ऐसे में एक महिला को ही आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी, एक तरफ सरकार का प्रेशर कहिए या जिम्मेदारी कहिए कि आपको राजस्व को हर साल बढ़ाना है, और एक तरफ महिलाओं का प्रेशर कहिए कि वो ठेकों या शराब की दुकानों को चलने से मना कर देती है। कैसे देखती हैं आप? देखिए, महिला होना एक मेरी अलग आइडेंटिटी है और एक ऑफिसर अलग आइडेंटिटी है। तो ये जो पद है एक ऑफिसर को दिया जाता है, तो इसको अगर हम जेंडर न्यूट्रल करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एज़ एन ऑफिसर वो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो काबिलियत देखी होगी या जैसा लगा होगा कि मैं चेक बैलेंस कर सकती हूँ, राजस्व को बढ़ा सकती हूँ, इसीलिए मुझे ये पद मिला। और मैं सराहना करूँगी उत्तराखंड शासन की, गवर्नमेंट की भी, सरकार की भी, कि उन्होंने, हम लोग हमेशा महिला सशक्तिकरण या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, एक ऐसा पद देकर उन्होंने सच में दिखाया कि जेंडर इक्वालिटी है। क्योंकि ये पद ऐसा नहीं है कि महिला, ऐसा टैबू बना दिया जाता है कि महिला इस तरह के पद नहीं संभाल सकती हैं, या राजस्व का मामला हो या आबकारी का मामला हो। आपने देखा फील्ड में भी इतनी सारी लेडीज एसडीएम हैं, इतनी सारी लड़कियां एसडीएम हैं, डीएमशिप भी लड़कियां संभाल रही हैं, तो बहुत सारे ऊंचे पद संभाल रही हैं। आप राधा रतूड़ी मैम को देख ली, मुख्य सचिव आई हैं, तो ये एक सोच में बदलाव को दर्शाती है। तो मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ, और ये अपनी सरकार की संवेदनशीलता का एक पर्याय है। हमारी सरकार ने इतनी संवेदनशीलता से सोचा कि हाँ, कि ऑफिसर की काबिलियत से देखें, ना कि उसके जेंडर से देखें कि कौन क्या पद संभाल सकता है। हाँ, मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि जगह-जगह इस समय डीएम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है महिलाओं के हाथ में है, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, कुशल नेतृत्व है, और पहली मुख्य सचिव महिला जो रही हमारी राधा रतूड़ी मैडम, या फिर मैडम है पहले आबकारी आयुक्त हमारी, सभी कुछ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस सोच को शायद बदलने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड राज्य तो मातृशक्ति का राज्य है। महिलाओं ने इतना बढ़-चढ़ के इस राज्य को बनाया है। उत्तराखंड की आर्थिकी में महिलाओं का योगदान है। यहाँ लड़कियाँ सशक्त मानी जाती हैं, तो फिर क्यों ना, जितने भी लड़कियाँ सशक्त हैं तो महत्वपूर्ण पदों पर भी आएँगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, अपने आप को सशक्त करेंगी, महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगी। तो ये तो समाज में बदलाव का संकेत भी है, और ये बहुत अच्छा बदलाव भी है कि हम पूरा समाज में एक संतुलन रहे, जेंडर इक्वालिटी रहे। जी। अच्छा, अक्सर जो है शराब के ठेकों को शिफ्टिंग की बात आती है। अभी आप ऋषिकेश में ही देख लीजिए, ठेके के सामने आपराधिक गतिविधि हुई तो उसकी शिफ्टिंग की या उसको बंद करने की भी लगातार मांग उठ रही थी। तो ऐसी बातें, ऐसी वारदातें, ऐसी चीजें होती रहती होंगी, इन्हें कैसे देखते हैं, कैसे संभालते हैं?
देख उसका केस टू केस बेसिस पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ जो होती हैं निस्संदेह वो हम लोगों के लिए भी बहुत घातक होती है, चाहे रेवेन्यू के मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, हम लोग भी उसके लिए संवेदनशील रहते हैं। तो इस मामले को मैं ऐसे देखती हूँ कि वाक़ई जनता की संवेदनशीलता साथ है, जनता बहुत ज़्यादा संवेदनशील है कि हाँ, नहीं इस प्लेस पर ये ठेका नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। तो वो सामाजिक प्रभाव का उनका आकलन करते हैं कि हाँ, वाक़ई क्या इससे बहुत ज़्यादा यहाँ का चीज़ें चेंज हो रही है, तो फिर उसको रिकमेंड किया जाता है और उसके लिए पूरे प्रशासन की टीम नीचे से लेकर लोगों की राय लेकर और लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट लेकर एसडीएम, पुलिस सबकी रिपोर्ट लेकर वो तब रिकमेंड करती है, तो तब हम उसको शिफ्टिंग की बात करते हैं। दूसरी ओर चूँकि जो शराब के ठेके खुलते हैं, उनकी रिपोर्ट वो कहाँ पर खुलेंगे, किस लोकेशन पर खुलेंगे, वो नीचे से आती है। तो उनमें सभी लोगों की कंसल्टेशन होनी चाहिए। सभी लोगों की कंसल्टेशन के बाद ही हमारे पास रिपोर्ट आती है, हम खोलते हैं। तो हम पहले ही ये एक्सरसाइज़ हो जाती है ठेका खुलने से पहले। लेकिन इन बिटवीन भी अगर कोई समस्या आती है तो उसको केस टू केस बेसिस पर सॉल्व किया जाता है। और जहाँ तक ढालवाला इसकी बात है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारी चीज़ें लगाई गई कि ये कौन-सी लैंड पर है, क्या है, उसके कागज़ नहीं है। बाकी वो सब चीज़ें तो प्रशासन का काम था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा है, उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी डील किया है। बहरहाल दोनों ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है कि चेक एंड बैलेंस है क्योंकि सरकार का राजस्व बहुत ज़्यादा आबकारी पर निर्भर करता है। सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू देने वाला विभाग आबकारी है, जीएसटी के बाद अगर हम बात करें। इस बार का लक्ष्य कितना है? इस बार का लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा लक्ष्य है, 17% की वृद्धि पिछले साल से करते हुए इस बार 5060 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा वृद्धि है इसमें। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं जितना भी है कि एमिकेबली सरकार का राजस्व भी आता रहे और जनता भी को भी सुरक्षित और सही शराब मिले। दूसरा इसका एक और पहलू भी है, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि सोसाइटी में अगर समाज में कोई डिमांड है, तो उसकी सप्लाई होगी ही होगी। राज्य का काम है कि सेफ, स्वास्थ्यवर्धक, सही मतलब जो स्वास्थ्य को हानि ना करे, इस तरह का चीज़ों को कंट्रोल करके उसको दे। अगर हम समाज में अगर कंट्रोल नहीं करते हैं या हम सप्लाई को सुनिश्चित नहीं करेगी राज्य, तो बाहरी राज्यों की शराब आएगी, कच्ची शराब आएगी और लोग अपने आप बनाने की प्रक्रिया करेंगे। जैसे हम देखते हैं हमारे बहुत सारे एरिया चिन्हित हैं जहाँ पर कच्ची शराब का बोलबाला है और पहले बहुत सारे कांड भी हो चुके हैं, बहुत लोगों की जानें भी गई हैं। तो वो भी एक जनहित भी हमारा इसमें एक रहता है, लोक स्वास्थ्य भी एक मुद्दा रहता है कि ऐसा ना हो। रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस करते हैं कि भई रिस्पॉन्सिबल कई बार नकली शराब या ऐसी शराब से लोग मरते हैं, है ना? ये हम लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में है, जो राज्य के कंट्रोल में, प्रशासन के कैसे कंट्रोल में पकड़ी जाती है इस तरह की? देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मुखबिरी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने कल एक केस पकड़ा, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल में पूरा गाड़ी के नीचे केबिन बनाकर, दरवाज़ों में केबिन बनाकर, सोक्स के अंदर शराब छुपा के लाए, 25 पेटियाँ लगभग शराब पकड़ी है। वो गाड़ी बिल्कुल प्राइवेट गाड़ी है, आप नहीं उनको पकड़ सकते, रोक कर नहीं पकड़ सकते। तो वो सूचना थी हम लोग के पास, तो हमने कैसे उनको रोका। तो बहुत मुश्किल है, अगर राज्य नहीं लेगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आ जाती हैं। तो राज्य को तो थोड़ा-सा लोक स्वास्थ्य के लिए और जनता के हित के लिए स्टैंड लेना ही पड़ता है। कहीं न कहीं इसमें लगता है कि मतलब चैलेंजिंग तो है ही, कहीं न कहीं जान का खतरा और ये सब भी लगता है। बिल्कुल, जान का खतरा लगता है। सबसे ज़्यादा तो लगता है कि लोग ये जो कच्ची शराब बनती है, जो भट्टियों में बनती है, जो हम लक्सर के एरिया में देखते हैं, रामनगर एरिया में देखते हैं, बहुत सारे एरिया है हमारे, तो वहाँ देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। लगातार हम फ़ोकस करते हैं कि लगातार उसको नष्ट कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़हरीली हो सकती है और अमूमन बहुत बड़े स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। जान तक लोगों की चली गई है। पिछली बार भी कई बार यूपी में भी देखा आपने, पिछले कई साल पहले हरिद्वार में भी हुआ है ये कांड। तो ये हम लोग के प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि नकली शराब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी। स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं। बिल्कुल, हम अक्सर ऐसे केसेस देखते हैं। मैंने भी अमर उजाला में दिल्ली नोएडा के एरिया में टीएचए एक था, वहाँ पे कवर करने भी उस मोहल्ले में गई थी। लगातार शराब पी के 8-10 लोगों की डेथ हो गई थी।
हाँ, बिल्कुल ये है, हम एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग को भी हम लोग अवेयर करते हैं। लोगों को बड़ा बताते हैं, सारे फ़ोरम पर हम बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करें। जितना हमारा एक पर्टिकुलर मत जो है अवेयरनेस का, वो इसमें भी जाता है। तो हम स्कूल के बच्चों को साथ, जो कम एज के हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कि उनको अवेयरनेस करते हैं। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है विभाग की, तो उसको ऊपर भी विभाग काम करता है। केवल रेवेन्यू अर्न करना ही विभाग की ज़िम्मेदारी नहीं है, जनता की संवेदनाओं को साथ लेते हुए, जनता के स्वास्थ्य को साथ लेते हुए और अवेयरनेस क्रिएट करते हुए कैसे हम रेवेन्यू को भी सुनिश्चित करें, तो ये बैलेंस विभाग की जिम्मेदारी है। मैम, क्या कभी कोई महिला भी आपके पास आई, मेरा मोहल्ला, घर, पड़ोस, पति शराब पी के परेशान करता है, मैडम अब आप आ गए हो, आप देख लो प्लीज? नहीं, अभी मुझे आबकारी आयुक्त में तो इस तरह की शिकायतें नहीं आई हैं, चूँकि बस एसडीएम लेवल पर और डीएम लेवल पर इस तरह की शिकायतें आती थी कि ये परेशान करता है। तो फिर उसको भी बड़े उसमें हम देखते हैं कि क्या है वाक़ई में, किस लिए, किस वजह से ये है। चूँकि अगर कोई शराब का आदी हो गया है, तो अगर हम पर्टिकुलर दुकान की लोकेशन अगर चेंज भी कर देंगे, तो वो दूसरी जगह से जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर सप्लाई उसको बंद कर दी, तो शायद वो ना पिए। तो ये तो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मोहल्ले टू मोहल्ले वैरी करता है कि क्या है। तो हम लोगों को तो यहाँ पर बैठ के एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखते हुए, वो फिर हम क्या सही है वास्तव में, सबके लिए क्या सही है, उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड तो शराब के लिए इतना फेमस हो चुका है कि बोला जाता है कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, और शाम होते ही ठेका और ये सब भीड़ पीना। और जबकि बिहार एक जो है बिल्कुल शराब मुक्त प्रदेश है, और वहां पे अभी भाजपा बल्कि लौट के भी आई है। तो क्या कुछ ऐसी संभावना हम अपने स्टेट में नहीं देखते? ये तो देखिए पॉलिसी मैटर है, सरकार का विज़न। अगर लोग चाहते हैं, अगर इन जनरली लोग चाहते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं, और सरकार चाहती है कि नहीं हो, तो वो सरकार जैसी पॉलिसी चलाएगी, बनाएगी, तो वो हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना एज़ आबकारी आयुक्त मेरा ज़िम्मेदारी है। अगर बंद करने की पॉलिसी होती है, तो तब भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। कोई भी पॉलिसी, अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूँ कि जहाँ पॉलिसी निर्माण का कार्य मेरे हाथ में। पॉलिसी निर्माण का कार्य शासन के थ्रू चुने हुए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को होता है। तो वो लोग जनता की डिमांड को प्रेषित करते हैं। जनता की डिमांड जैसे रहती है और जैसे सरकार का की मंशा रहती है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनका कि उनको क्या करना है लोगों के लिए। लोगों से उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, लोग ये चाहते हैं, तो फिर सरकार वैसा कार्य करती है। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर कभी बात आएगी, तो वो हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी, उत्तराखंड में भले ही शराब बहुत महँगी है उत्तराखंड में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में कंपैरेटिवली चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी जो से लेके आते हैं। हाँ, अगर हम उन राज्यों की बात करें, उनसे यहाँ पर काफ़ी महँगी है शराब। तो ऑलरेडी सरकार ने उस पर चेक किया हुआ है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी ना हो कि लोगों के स्वास्थ्य को ये हो जाए। बट फिर भी सरकार ने थोड़ा तो कंट्रोल किया हुआ है। जी। अच्छा मैम, अक्सर यहाँ पे ओवर रेटिंग की बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं, तो उस पे कैसे नजर रखते हैं? ओवर रेटिंग के लिए हम लोगों ने बहुत सिंपल सब जगह, सारी दुकानों पर क्यूआर कोड चस्पा किए हुए हैं। कोई भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी फोटो, वीडियो और पेमेंट का जो भी इसने पेमेंट किया है उसको भेज सकता है शिकायतकर्ता के नाम के साथ। वो सीधे हमारे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम उसकी शिकायत को संज्ञान लेते हैं और पर्टिकुलर जिस एरिया का में है उस इंस्पेक्टर को उसको असाइन कर देते हैं। या फिर कई बार लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके भी शिकायत करते हैं, तो तुरंत उस पर संज्ञान होता है। इश्यू ये है कि ओवर रेटिंग के प्रकरण इतने भी सामने वैसे तो लोग बोलते हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं कि हाँ, मुझसे लिया गया। लेकिन हमें जब तक कोई लिखित में शिकायत नहीं देगा, जब तक प्रूफ नहीं देगा, तो हम वो लीगल नोटिस उस व्यक्ति को नहीं भेज सकते। ओरली हम किसी को नहीं भेज सकते, उसका प्रूफ हमें चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे बोलती हूँ कि अगर कोई किसी की जेन्युइन शिकायत है, ओवर रेटिंग की शिकायत है, तो आप प्रूफ के साथ दीजिए, उस पर कार्रवाई जरूर होगी, अवश्य होगी। अगर हमारे पास प्रूफ है और किसी ने हमसे शिकायत करी है, और तो हम उस पर कार्रवाई अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें लीगल नोटिस भेजना होता है। बिना प्रूफ के वो लीगल नोटिस स्टैंड नहीं करता है। हमें क्योंकि सामने वाले को भी सुनने का मौका देना पड़ता है, नेचुरल जस्टिस है। तो ये भी कई बार रहता है, तो लोगों को इस बारे में नहीं नॉलेज होती है। लोग सोचते हैं कि हमने फोन पे बता दिया यहाँ इस फलाना पर ओवर रेटिंग हो रही है, तो एक्शन हो जाएगा। हाँ, वही मैं जानना चाहती कि अगर कोई फोन करता है वहां से, तो नहीं, फोन करता है तो हम टीम को भेजते हैं, जो नियर बाय टीम होती है, वो कॉन्ड्यूट बनाकर चेक कर लेती है। कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। कई बार दुकान वाले समझ जाते हैं, या उन्होंने अपने लोग बैठाए होते हैं कि कोई टीम आएगी तो बता देना। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये तो आप लोग सभी समझते हैं। प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करना बहुत, हम लेकिन
बहुत ज़्यादा सख्त भी हैं। ओवर रेटिंग को लेकर हम काफ़ी सख्त हैं। हमने बहुत सारे नोटिसेस जनरेट करके लोगों को दिए हैं कि आप जिनकी भी शिकायतों जिन्होंने हमें लिखित में शिकायतें दी हैं, जिन्होंने प्रॉपर प्रूफ के साथ शिकायतें दी हैं, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें हमने कार्रवाई नहीं करी। और जैसे ठेके के बाहरी लोग खड़े होकर शराब पीने लगते हैं, और ठेके के बाहर शराब पीने लगते हैं लोग। देखिए, अब हम लोगों ने क्योंकि ये पुलिस का भी काम है, पुलिस भी उसमें देखती है कि कहाँ क्या है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं आ रही, कहीं ये प्लेस डेजिग्नेटेड है या नहीं है, तो वो उसमें एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सोसाइटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे इसको, क्योंकि हम कोई ऐसा लीगली हम लोगों ने नोटिफाई नहीं किया कि हाँ यहाँ बैठ क्योंकि के पी बीच बीच सकते में हैं। वो बीच बीच में प्रशासन की द्वारा कार्रवाई करके हटाए जाते हैं लोगों को ना। जी, बिल्कुल हटाया जाता है, लेकिन हमें नोटिफ़ाई अगर हम कर दें, अगर हम लिख दें कि यहाँ शराब पीना अधिकृत नहीं है। जैसे वैसे सभी जितने भी अमूमन बार रेस्टोरेंट है जिन्होंने लाइसेंस लिया होता है वही अधिकृत होते हैं, बाकी के बार रेस्टोरेंट भी अधिकृत नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो पिला रहे हैं अपने यहाँ, तो उन पर तो हम कार्रवाई भी करते हैं। क्योंकि बीच में एक शिकायत आई थी ना कि ठेली पे खड़े होके लोग शराब पी रहे हैं, राजपुर रोड का मामला था शायद वो ना, तो उस पे फिर जो डीएम थे उन्होंने एक्शन भी लिया था। हाँ, बिल्कुल, वो वही पुलिस का, डीएम का और आबकारी का सबका मिला-जुला एक्शन है। उसमें ये है कि सूचना मिलने के बाद हमें उनको पकड़ना होगा, तो इसमें सभी की ज़िम्मेदारी ज़रूरी है। जागरूकता भी ज़रूरी है और ज़िम्मेदारी भी ज़रूरी है। शासन की, प्रशासन की, जो भी हम लोगों को जैसे ही सूचना मिले तो उसको हमें बता के उनको सोसाइटी में कोई भी केओस ना हो, और ओवर ड्रिंकिंग की वजह से लोगों को तकलीफ ना हो, ये सुनिश्चित करना हम लोगों को पड़ेगा ही। जी। तो अभी और कुछ रणनीति भी है आगामी इसका लक्ष्य बढ़ाने को लेके हो, या फिर इस तरह की जो भी चीजें हो रही है ओवर रेटिंग या इन सबको रोकने को लेके हो, कुछ और आगे डिपार्टमेंट की? डिपार्टमेंट तो अब अपना पूरा रिवैम्प करने जा रहा है आईटी का ना, जितना भी हमारा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एंड टू एंड ट्रेस हो, एंड टू एंड ट्रैक हो, कि हमारा लूप होल्स ना हो, जितने लाइसेंसेस हों, जितनी चीज़ें हों। हालाँकि अभी भी ऑनलाइन है सब चीज़ें, हम चाहते हैं कि पूरा ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट तरीके से चला जाए। तो हम बहुत जल्दी इसके अपने आईटी सिस्टम को रिवैम्प करने पर काम कर रहे हैं। और शिकायत के लिए और भी हमने ऐप भी बनाई है। अभी हम तक हमने क्यूआर कोड किया था, अब हमने ऐप भी एक जनरेट कर लिया। बहुत जल्दी हम उसको रोल आउट करेंगे, देखते हैं। तो उसमें क्या फीचर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, वो हम बाद में बताएँगे, क्योंकि अभी हमने ऐप वो बनाने की हमारी फाइनल स्टेज में है। तो ये भी किया है। हमारी एक और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपने बताया आबकारी विभाग में इस बार जो भर्ती हुई है, इस बार जितने हमारे जितने आरक्षी आए हैं, मतलब सिपाही आए हैं, वो 93% महिलाएं हैं। 88 सिपाहियों में से लगभग 80 के आसपास हमारी महिलाएं आई हैं। तो अब आप मतलब ये विभाग आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया, आपने मेरे से पहला सवाल पूछा था कि क्योंकि ये यही उत्तराखंड से लेना, उत्तराखंड की लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सशक्त बन रही है, एग्जाम भी क्रैक कर रही है। एग्जाम क्रैक करेंगी तो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो तो उसमें अव्वल आएंगे तो विभाग भी मिलेगा। तो महिलाओं को इतना ये हमारा ये भी दर्शाता है कि हमारी परीक्षाएं कितनी ट्रांसपेरेंट है कि उसमें महिलाएं, और मैं देख रही थी कोई चंपावत से बागेश्वर, पिथौरागढ़, सारे दूर दूर पहाड़ की बच्चियों ने, टिहरी, पौड़ी बच्चियों ने क्रैक किया है और वो आए हैं। तो अब उनको इस बदलते उसमें कि अब तक तो टैबू था, अब ये इसी विभाग में काम करना है उनको, वहीं चेक पोस्ट पर भी खड़ा होना होगा, दबिश के लिए भी जाना पड़ेगा, फील्ड में भी जाना पड़ेगा, तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो हमारी लड़कियों को सशक्त होना ही पड़ेगा। और हम इसलिए उनको मार्शल आर्ट हो चाहे वेपन हैंडलिंग हो, उसमें हमने ट्रेनिंग पर स्पेशल फोकस किया है कि उनको फिजिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग भी इसमें अवश्य दिलवाए। तो इस बार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने ऐड भी किया और उनको आगे भी हम ऐड करेंगे। जो पुरानी हमारी महिला सिपाही हैं उनके लिए भी अलग से चलाएंगे, जिन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग ली। नई लड़कियों को, जो नई सिपाही आई है, उनको तो हमने ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई भी है, और लगातार हम इन टाइम ट्रेनिंग भी देते रहेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वही मैं पूछने वाली थी, उनकी तो ट्रेनिंग हो रही है या होगी, लेकिन जैसे एज अ महिला आप कभी छापेमारी करती हैं या इस तरह की चीजें करती हैं रणनीति बना के, तो क्या अंदर किसी तरह का डर भी रहता है? डर थोड़ा बहुत, मतलब
अब तो मुझे नहीं लगता है डर बिल्कुल भी, क्योंकि अब आदत हो गई है और इतनी सारी चीज़ फ़ोर्स रहती है, अपने आप हम लोग का हेजिटेशन खुल गई है। लेकिन मैं ज़रूर, जैसे मैंने अभी इन बच्चों की बात करी, इनको जाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम इनके साथ होगा, सेकंड टाइम होगा, कहाँ जा रही है, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हाँ, ठीक है, हमें जाना है। अब हमारी जो महिला इंस्पेक्टर है प्रेरणा बिष्ट, सबसे ज़्यादा दबंगई से वही हैंडल करती है, जितने तस्करों को पकड़ना है, मतलब अगर सब रेटिंग करें सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर में, वो बहुत अच्छा काम करती है, सब जगह जाती है। तो अगर महिलाएँ, ऐसा नहीं है, महिलाओं की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अगर महिलाएँ जाएँ, थोड़ा हेजिटेशन खत्म कर दें, थोड़ा अपने आप को ट्रेन कर लें और थोड़ा आगे जाएँ, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। कोई विभाग हो, कोई समाज हो, बहुत आगे जाता है अगर महिलाएँ सशक्त होती हैं और महिलाएँ अच्छी तरीके से काम कर पाती हैं। और ये नकली शराब की खेप सबसे ज्यादा कहाँ से उत्तराखंड में सप्लाई होती है? नकली तो नहीं, हम कहेंगे दूसरे राज्यों की। अच्छा, दूसरे राज्यों की आती है, चंडीगढ़ से ज़्यादा आती है, हरियाणा से भी आती है, तो ये इन रूट से आती है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर कंपैरेटिवली सस्ती है, यहाँ पर महंगी है, तो लोग रेट बढ़ा के यहाँ पर बेच देते हैं तो अपना। क्या शराब के साथ किसी और तरह के नशे भी मिले कभी किसी दबिश में? किसी दबिश में अभी तो नहीं मिले हैं शराब के साथ कोई किसी तरह के नशे। ठीक है फिर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और हमारी इतनी अच्छी प्रदेश की, हम तो नौनी बुआरी दोनों यहीं की कहेंगे क्योंकि आपका बर्थ भी उत्तराखंड का ही है और आप बहू भी उत्तराखंड की है, और आपकी जो ये जिम्मेदारी है आबकारी आयुक्त की, इसको आप सकुशल निभा रही है और आगे भी निभाए, बहुत सारी दबिश दे और इस तरह के बहुत सारे मामले जो है वो एक महिला सामने लेके आए। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नलिनी, थैंक यू सो मच, और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप भी ग्रो करते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।